Hello students, welcome on the virtual learning platform of श्री पुष्टिगर महिला महाविद्यालय स्वांची गेट। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में मीनिंग, डेफिनेशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ले रहे हैं। जैसा कि ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं, विजिट ए नियर बाई मार्केट and you will find Brazilian coffee, Saudi Arabia dates and lots of Chinese product which are the effects of foreign trade। आपने देखा होगा कि आप कभी मार्केट में जाते हो तो आप कभी ब्राज़ीलियन कॉफ़ी को देखते हो, कभी सऊदी अरब की जो खजूर आती है, डेट्स आती है, उनको आप पता लगता है कि भाई वहाँ से आई है। एंड लॉट्स ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट भी आप मार्केट में देखते हो। ये क्या है? ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार का तो परिणाम है। आजकल हम ओडी कार को देखते हैं, BMW कारों को देखते हैं, फॉरेन मॉडल्स को देखते हैं। क्या हम पहले ऐसे मॉडल्स अपने शहर जोधपुर जैसे शहर में भी देखते थे? नहीं। ये क्या है? ये बेसिकली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ये विदेशी व्यापार और ग्लोबलाइजेशन का तो नतीजा है कि हमें ब्रांडेड वस्तुएं मिल रही है। The ultimate goal of international trade policy of any country is the expansion of market shares for goods and services and gives us a choice between the products from all over the world। आपने देखा होगा कि ये जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और ये जो विदेशी व्यापार करते हैं, उनकी नीतियाँ जो होती है देशों की, वो है क्या? उनकी नीति है अपने बाजार का विस्तार करना, अपने देश से दूसरे देश में, अक्रॉस द बॉर्डर। और उससे हमें फ़ायदा होता है कंज्यूमर्स को, बिकॉज हमारे सामने एक चॉइस हो जाती है बिटवीन द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। हमें अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाएं मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें ब्रांड्स का पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। एज ए रिजल्ट कंपनीज फेस competition in products and services, quality and price, and we get cheaper product from the market। हर एक देश जो है वह व्यापार करने के लिए आ रहा है, आपने देखा होगा। तो अब आप अगर इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता में आप मोनोपोली जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड से फ़ायदा हुआ कंज्यूमर्स को, कि उसे क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और प्राइस भी चीपर होगी, क्योंकि कंपटीशन होगा। हर एक देश अपना माल बेचने आ रहा है, तो अगर महंगा माल बेचेगा तो आप उसका खरीदोगे थोड़ी। तो इंटरनेशनल ट्रेड का ये फ़ायदा है कि हमें तरह तरह के ब्रांड्स मिल जाते हैं। देशों को ये फ़ायदा है कि उनका मार्केट एक्सपांसन हो जाता है अपने देश से दूसरे देश की तरफ, और कंज्यूमर को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे प्रोडक्ट मिल जाता है, चीपर रेट पर मिल जाता है, सस्ती दर पर, और क्वालिटी वाइज भी बेटर मिल जाता है। तो ये हुआ इंटरनेशनल ट्रेड। अब आ जाती है हमारे सामने मीनिंग, उसका अर्थ क्या है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, बेचान खरीद होती है, दैट इज टू बी नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। दे आर टू एस्पेक्ट्स। इसके दो पहलू होते हैं, आप नोट्स कर लें। वन इज़ द इम्पोर्ट्स एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब क्या है? जब हम किसी दूसरे देश से वस्तु को खरीदते हैं, वी बाय गुड्स फ्रॉम द अदर नेशंस, दैट इज़ टू बी नोन एज इम्पोर्ट। ये आयात है, और आयात में हम दूसरे देश से वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले हम उसको इंटरनेशनल करेंसी में, जैसे डॉलर अभी मान्य करेंसी चल रही है, तो सामान्यतः डॉलर में हम उसको पेमेंट करते हैं। दैट इज़ टू बी नोन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा भाई? ठीक इसका विपरीत, कि हम जो है किसी वस्तु को विदेश में बेचते हैं। वी सेल द प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट टू द अनदर नेशंस, दैट इज़ टू बी नोन एज द एक्सपोर्ट। इन एक्सपोर्ट वी गेन मनी in terms of the foreign currency and we sell product। हमारे यहाँ से वस्तु जाती है और हमें पैसा मिलता है, वो होता है निर्यात, एक्सपोर्ट।
और हम जब वस्तु खरीदते हैं और हमारे यहाँ से पैसा जाता है, दैट इज टू बी नोन एज इम्पोर्ट. So the imports are the purchase and the exports are the sales to the foreign countries. Every country is not sufficient in meeting the requirement of the general public. The need for the international trade arises due to the uneven distributions of following factors. अब हर एक देश अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं होता है. उसके देश की जनता की अलग अलग डिमांड्स होती है. उसको पूरा करने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए उसे इंटरनेशनल ट्रेड में आना ही पड़ता है. ओपन इकोनॉमी में आना पड़ता है. क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई भी इंटरेक्ट नहीं है. लेकिन क्लोज इकोनॉमी में, ये तो क्लोज इकोनॉमी हुआ. ओपन इकोनॉमी का मतलब हुआ कि यू आर ओपन इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स. यू आर डूइंग इंटरेक्ट फ्रॉम विथ अदर कंट्रीज. दैट इज टू बी नोन इंटरनेशनल ट्रेड. तो अब आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए आप बिजनेस करते हैं. सामने वाला देश वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, क्योंकि किसी की भी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी जनरल पब्लिक को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता. उसका कारण क्या है? उसके कारण आप नोट कर लो कि हर देश दूसरे देश में व्यापार क्यों करता है, क्योंकि उनमें ये अंतर होते हैं. कौन कौन से अंतर होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. किसी देश में नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं. बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जैव विविधता ज़्यादा होती है, खनिज ज़्यादा होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं, ऑयल ज़्यादा होता है. किसी में कम होता है, जो कम होता है वो वहाँ से करता है. किसी के मान लीजिए ऑयल नहीं है तो वो क्रूड ऑयल का व्यापार करेगा. किसी के पास मिनरल नहीं है, जेम्स नहीं है, तो वो उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. तो इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंसेस होता है. वातावरणीय स्थितियों में परिवर्तन होता है. यानी क्लाइमेटिक कंडीशन हर देश की अलग अलग होती है, और उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को पूरा करने के लिए जनता की उसके अनुसार जो मांग होती है उसको पूरा करने के लिए वो व्यापार करते हैं. हर देश की ग्रोथ रेट अलग होती है, जीडीपी अलग होती है, जीएनपी अलग होती है, हर देश की मार्केट साइज अलग होती है. तो उस हिसाब से कोई डेवलपिंग नेशंस होता है, कोई डेवलप नेशंस होता है. फिर भी कुछ कच्चे माल के हिसाब से डेवलपिंग नेशंस पर निर्भर होते हैं. प्रीपेड और कैपिटल मार्केट के हिसाब से डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं वो डेवलप नेशंस पर निर्भर होते हैं. और इसके अलावा अगर देखें तो दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में फ़र्क होता है. अमेरिका भारत का ले लें, भारत रशिया का ले लें, रशिया अमेरिका का ले लें, पाकिस्तान इंडिया का ले लें. हर जगह टेक्नोलॉजी वाइज और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाइज डिफरेंसेस है. अमेरिका काफ़ी आगे है, रशिया उसके बराबर है, भारत इन दोनों से पीछे है, भारत पाकिस्तान से आगे है, भारत चाइना के लगभग समतुल्य है, चाइना भारत से फिर भी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है, जापान इन सबसे आगे है, जापान अमेरिका के बराबर हो सकता है. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बता रही है कि उस हिसाब से उनका ट्रेड होता है. सो टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है ये भी अनइवन होता है, और इसके कारण व्यापार होता है. द एम्बिशंस ऑफ एवरी नेशन is that there should be favorable balance of payment. It means more exports and less imports. इस स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप ध्यान रखना. इट मीन्स मोर एक्सपोर्ट्स एंड लेस इम्पोर्ट्स. तो हर देश का एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा होती है कि उसका भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप नोट कर लेना. डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से थोड़ा अलग होता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेटा विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है. यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, जैसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं, उसमें जो आंखों को दिखती है वस्तुएं उसको हम बेचते हैं और खरीदते हैं. यानी सर्विसेज काउंट नहीं होती है, ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो सर्विसेज भी आ जाती है. यानी विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है, दैट इज टू बी नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों होते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल होते हैं, इनविजिबल आइटम्स नहीं होते हैं. तो हर देश ये चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, तो वो फेवरेबल करने का चाहता है. और ये स्थिति डेवलप नेशन में तो ज़्यादा अच्छी होती है. डेवलपिंग नेशन हमेशा आपके एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी प्रतिकूल व्यापार भुगतान संतुलन का सामना करता है. सो एडवांस एंड डेवलप कंट्रीज कैन हैव फेवरेबल पोजीशंस, बट अंडर डेवलप कंट्रीज आर एट द वर्स्ट
पोजिशंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड देयर डेब्ट्स लेफ्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये अपनी मीनिंग हो गई। अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, यानी उसका महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। द producers try to control the cost by the optimum combinations of factors of production, so there is no misuse of production factors। यानी हर देश जो होता है वो अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक अनुकूलतम, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है ताकि वो लागत को न्यूनतम कर सके। यानी वो अपने मैक्सिमम प्लांट लेवल तक प्रोडक्शन करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है कि लीस्ट कॉस्ट हो सके। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है आपके फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। कोई भी फर्म ऑप्टिमम लेवल कब होती है? मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बस साधनों का अनुकूलतम उपयोग जितना हो सके हर संभव तरीके से करना है। देन दूसरा पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने की मितव्ययता मिलती है। जब हम उत्पादन बड़े स्केल पर करते हैं, आपने देखा होगा हम बड़ा खाना करते हैं तब डिनर करते हैं या शादी ब्याह करते हैं तो उसकी पर प्लेट कॉस्ट कम आती है। तो बड़े पैमाने की मितव्ययता ये कहलाती है। और अगर हम वही खाना सेम मेन्यू रख के अगर हम 50 लोगों का करें तो उसकी पर प्लेट जो है वो ज़्यादा आएगी कॉस्ट। तो वो स्मॉल स्केल डिसइकोनॉमीज़ कहलाती है। लार्ज स्केल्स में ये हो गया कि 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं तो पर प्लेट कम आएगी। इसी तरीके से लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करते हो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। तो ये चीज़ इसमें हो जाती है। द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स आर अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कल्चर डाइवर्सिटी। अब दो देश व्यापार करते हैं तो हम उस देश की कल्चर के बारे में जान सकते हैं, उनके टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंस क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर हम व्यापार करेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि चाइना वाले क्या चाहते हैं, क्या उनका टेस्ट, अमेरिका वाले क्या हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी फैशन है, ट्रेंड है, इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है, हमें क्या बदलना है, हमें हमारा टेस्ट क्या है। ये सब चीज़ें एक्सचेंज के ट्रेड ऑफ के द्वारा तो होती है। मोनोपोली को ख़त्म करता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड, एलिमिनेट करता है। यहाँ मोनोपोली वाला काम नहीं है। मोनोपोली तो आप घर बैठिए, अगर आप मोनोपोली नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर है भाई साहब। किसका है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता है, तभी तो चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। तो मोनोपोली को कम करता है और कंज्यूमर को फ़ायदा देता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब इंटरनेशनल ट्रेड है, ज़्यादा माल पैदा करना पड़ा है, एक्सपोर्ट के लिए भी है, घरेलू मांग को पूरा करना है तो रोज़गार बढ़ेगा। माल पैदा कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को खपाओगे एम्प्लॉयमेंट में तभी तो वो होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसमें हो गई। और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू द एक्सपोर्ट both in the productions and per capita income increases which result in the economic prosperity। आप अगर व्यापार करोगे आपका माल ज़्यादा बिकेगा, आपकी फॉरेन करेंसी आएगी, आपका विदेशी भंडार बढ़ेगा, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये कब होगा? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाओगे। तो ये एडवांटेज की बात हो गई। फिर आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ेगा। भाई आपके दोस्ताना, आपकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बढ़ेगी। आप व्यापार करोगे तो आपकी अमेरिका से दोस्ती होगी, आपकी एडवर्स कंडीशन वो आपको मदद कर सकता है, रशिया से आपको फ़ायदा हो सकता है, फ्रांस आपको मदद कर सकता है। तो आप दो देशों के बीच में अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो न केवल ब्रेन ड्रेन भी होगा, कैपिटल ड्रेन भी होगा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक्सचेंज, कल्चर हो सकती है, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, आप वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हो, वो आपके यहाँ बिजनेस कर सकते हो और वो आपको कैपिटल मदद भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र टू टेक्नोलॉजी होती है, एक दूसरे देशों में तकनीकी परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, मशीनी परिवर्तन क्या हो रहा है, इनोवेशंस क्या हो रहा है, इनोवेशंस क्या हो रहा है, खोज क्या हो रही है, उसका आदान प्रदान हो सकता है। प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। इट इज़ बेनिफिशियल टू कीप प्राइस स्टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टाइम द सरप्लस गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड इट फेसेस शॉर्टेज द गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड टू द मेंटेन द प्राइस लेवल। इट मीन्स आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो तो जो वस्तु आपके यहाँ कम है उसका तो आप आयात कर लेते हो, इम्पोर्ट कर लेते हो, शॉर्टेज कम हो गई। और वो जो ज़्यादा बनी है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है घरेलू मांग को पूरा करने वाला, उसको आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सेस सप्लाई भी कम हो जाती है। तो एक्सेस सप्लाई आप एक्सपोर्ट के थ्रू कम करते हो और जो सप्लाई कम है उसको इम्पोर्ट के थ्रू इक्वल करते हो।
तो कम वाली सप्लाई को इंपोर्ट से बराबर कर देते हो, ज़्यादा वाली सप्लाई को वहाँ बेच के सप्लाई को कम ले आते हो, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस डाउन हो जाएगी और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो सप्लाई जब कम होती है तो आप इंपोर्ट करके प्राइस को बराबर ले आते हो, और सप्लाई ज़्यादा है उसको बाहर बेच के प्राइस को बराबर ले आते हो, तो प्राइस इक्वलाइज हो जाती है। ये कब होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से तो होता है। और वर्ल्ड पीस भी बना रहेगा, विश्व शांति होगी। व्हेन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग दे वांट टू कीप फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड एंगेज द मैन पावर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अ सोर्स ऑफ द फ्रेंड रेमिटेंसेस। तो दोस्ताना व्यवहार होगा, लोगों को सब चीज़ें मिल जाएगी और विश्व में एक पीस रहेगा, कोई उथल पुथल नहीं रहेगी। अब आ जाता है इसकी डिसएडवांटेज, इसकी हानियाँ क्या है इंटरनेशनल ट्रेड्स की। सबसे बड़ी हानि है भाई कि घरेलू व्यापार जो है, शिशु उद्योग जो है, इन्फेंट इंडस्ट्री, वो सफ़र करती है। लोकल इंडस्ट्री सफ़र्स करती है स्थानीय देश के अंदर, क्योंकि जब बाहर वाली आती है उनकी कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी वाइज वो मान लीजिए एच कम पे थोड़ी अच्छी भी हो जाए, इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आप हाथ से बनाते हो, गृह उद्योग से बनाते हो, कुटीर उद्योग से बनाते हो, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। So when countries import goods or services from the other country, they are ready to use and cheap prices, and local industries cannot compete the quality or price. Living example is the Chinese products. अब चाइनीज मार्केट आके यहाँ के घरेलू मार्केट की कमर तोड़ देते हैं। जो चीज़ यहाँ पर आपके 100 रुपये मिल रही है, चाइनीज़ वाला प्रोडक्ट 25-30 रुपये मिल जाता है, तो कौन बेवकूफ़ 100 रुपये वाला खरीदेगा? वो तो जाएगा 25-30 रुपये वाला मार्केट लेने के लिए। तो यही चीज़ हो गई। एक बच्चे की बॉल भी हम लेते हैं तो यहाँ इंडिया वाला प्रोडक्ट आपको 100-150 में मिलेगा, वही बॉल 50-60 रुपये में बड़ी अच्छी क्वालिटी को में मिल सकती है। तो ये चीज़ें हमारे उद्योगों को कमर तोड़ देती है। एक्सेसिव यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। After involving in the international trade, market country wants to export in bulk quantity and they must produce goods in bulk, which involve utilization of natural resources. कभी कभार क्या होता है, देश अपने संसाधनों का बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग कर लेता है, अधिक खपत कर लेता है, तो कभी कभार नेचुरल रिसोर्सेज की कमी भी हो जाती है। जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, उस तरीके से आपके जो है जो वस्तुएं वापस पैदा नहीं होती हैं, उसका ज़्यादा खपत करने पर उसकी कमी हो जाती है, धारणीय विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर आ जाता है शॉर्टेज इन द लोकल मार्केट। फॉर कैप्चरिंग द मार्केट शेयर्स एंड कंट्रीज इन्वॉल्व टू एक्सपोर्ट टू द मच एज रिजल्ट दे फेस शॉर्टेज इन द लोकल मार्केट एंड नोटिस हाइक इन द प्राइस। कभी कभार बाहर माल भेजने के लिए हम ऐसा करते हैं कि घरेलू मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है और डोमेस्टिक लेवल इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये चीज़ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चक्कर में हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट। When the country capitalists find that the importing goods can give them more profit than the producing it in the local market, and they prefer to the import, which lead to the unemployment in the local market. कभी कभार क्या होता है कि लोग सोचते हैं, लोग मत इट मीन्स द कंट्री सोचती है कि भाई मैं एक्स वस्तु बनाऊँ, ज़्यादा लागत आ रही है तो मैं इसका बिजनेस ही बंद कर दूँ ना। तो वो जो बिजनेस बंद हो जाएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। बिजनेस बंद इसलिए कर दूंगा कि मैं जो बना रहा हूँ मेरे घर पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, क्यों ना मैं उसकी कम कॉस्ट में बाहर से ही प्रोडक्ट ले आऊँ ना। मतलब चाइना मुझे सस्ता माल दे रहा है, मैं चाइना से ही माल लाता हूँ, तो वो क्या करेंगे? चाइना से माल को मंगा लेंगे और जो चीज़ वो बना रहे थे एक्स वस्तु, उसका बिजनेस बंद कर देंगे। तो जो एक्स वस्तु से जुड़े हुए इंडस्ट्री वाले बेचारे सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो सस्ता माल चाइना से मिल रहा है, तो हम क्यों है बनाएं? हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिल रही है, मैं घर पे बना रहा हूँ, उसका 20 रुपये की लागत आ रही है, 10 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँगा? मैं चाइना से ही मंगाऊँगा। ये चीज़ हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एंड देन कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद हो जाता है, गुलामी हो जाती है। समटाइम्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज बिकम द कॉलोनीज ऑफ द अदर नेशंस एंड गुड एग्जांपल इज लार्ज corporations and mega projects. Time comes when their whole economy is controlled by the corporate tycoons and they become so powerful that destabilize the countries economically and politically. कभी कभार क्या होता है कि बड़े वर्चस्व वाले देश जो होते हैं, जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपने देखा ही होगा कि भारत किस तरीके से गुलाम हुआ और ये लोग कैसे पेनिट्रेट किया हमारे मार्केट्स को और अंदर आ गए और हमें अपना गुलाम बना दिया। ठीक इसी प्रकार से आज भी बड़े बड़े नेशंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हम किसी न किसी लोगों पर इतने डिपेंडेंट हैं, गुलामी ही समझो एक तरीके से, तो एक कॉलोनिज्म हो जाता है। देन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वॉर। Every country wants to lead in export and economic sound positions, which leads to become economic rivals, and they want to destabilize others rivals by terrorism, wars, exporting military weapons, atomic weapons, aircraft, missiles,
and tanks, automatic and semi-automatic guns is another example of international trade. International trade से लोग ये जैसे अमेरिका जैसे देश हैं वो क्या कहते हैं, आर्थिक सत्ता, इकोनॉमिक पावर को पाना चाहते हैं और साउंड होना चाहते हैं, इसलिए वो फिर अपने दुश्मन पैदा करते हैं, जैसे इराक, ईरान, इनके ऊपर इनके पास तेल के कुएँ बहुत हैं। अमेरिका के पास भी तेल के कुएँ हैं। अमेरिका ऑयल शक्ति बनना चाहता है, तो वो देखता है कोई दूसरे क्यों बन रहे भाई, तो वो उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसके बदले में वो लोग भी जो टेररिस्ट बनते हैं तो वो लोग उसके ऊपर वापस काउंटर अटैक करते हैं। जैसे WTC पर तो आपने देखा होगा जो आपके आक्रमण हुआ था हवाई जहाज़ का, वो क्या था, ये सभी इन लोगों के बीच में ऑयल की जो मारामारी हो रही है, ताकतवर बनना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी से इकोनॉमिक और मिलिट्री वॉर होता है। तो प्यारे बच्चे BCom सेकेंडरी वाले, आप इसको पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं